हेलो हेलो हेलो। आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में जो बताया था, फोर्स, इनर्शिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये सारी चीज़ समझ में आ गया था? है? नहीं आया था? कितने टाइप के इनर्शिया होते हैं, किसी को याद है? इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, याद है? 3 टाइप के। इफेक्ट ऑफ फोर्स याद है? हाँ, याद है ये सारी चीज़ें? और तो ज़्यादा कुछ उसमें बताया नहीं था, इसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा था। हाँ, अब आगे बढ़े। अब आगे क्या है? आज का जो टारगेट है हमारा, लीनियर मोमेंटम। नाम सुना पहले? है? नाम सुना है? क्या होता है मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। गुड। उसके बाद सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ, नाम सुना होगा। इम्पल्स सुने हो? इम्पल्स क्या होता है? नहीं सुने, चलो ठीक ठीक है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट, डेफिनेशन भी सुना है। फोर्स भी फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स सुना है। यूनिट बता दिया था, एम के और सीजीएस दोनों में बता दिया था। उसके बाद है प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज। इतने सारे टारगेट आज के हैं, लेकिन पता नहीं, देखते हैं कहाँ तक चल पाते हो तुम लोग मेरे साथ। पहला, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी, इस पे हम बात करेंगे नहीं दोबारा। तो टारगेट क्या था पहला हमारा? ये है न्यूटन थर्ड लॉ, ये लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम नाम सुना है पहले भी लीनियर मोमेंटम का? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। डेफिनेशन किसी को याद है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। ठीक है, इसको लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होता है लीनियर मोमेंटम। और ये होता कितना है? लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम क्या लिखते हैं? लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पी से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी। ठीक है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद अगर इसके एसआई यूनिट की बात करो तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका? बताओ। पी इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? क्या होगा? केजी। और वी का, वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट की बात करोगे, यूनिट ऑफ इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसका यूनिट हो जाएगा। उसके बाद इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हम्म
मास ऑफ, नहीं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड होगा, यहाँ पर उल्टा हो गया, एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मास भी इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, और इसका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। पीछे, पीछे डिनोट करते हैं, हाँ। अच्छा, इसको छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, एक 1 kg ऑब्जेक्ट का या 10 kg ऑब्जेक्ट का? पक्का? अगर वेलोसिटी अलग अलग रखा फिर भी, अगर मैं 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड से देता हूँ, भेजता हूँ, ठीक है, और एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है उसको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देता हूँ, वेलोसिटी देता हूँ, तो दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, किसका बराबर होगा? तो दोनों पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। अगर हमने उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रखा ना, तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होगा, वो मास पर, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा होगा, और जहाँ पर मास को कांस्टेंट रखा वहाँ पर वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। लिख लियो इतना। अब देखो इधर, यहाँ पर कुछ नहीं, वही P इक्वल टू मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी है, इतनी चीज़ें हैं। जैसे मान लो ना, वैसे एक पीपीटी और है तुम्हारे लिए, ये मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी बीइंग जीरो। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। क्यों होगा? क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। मास कभी जीरो हो सकता है? हो सकता है कभी जीरो? नहीं, पहले भी बताया था नहीं होगा। तो मोमेंटम इंक्रीजेज एज द मास और द वेलोसिटी इंक्रीजेज, अभी बताया। अगर दोनों चीजें वेरिएबल है, मास वेरिएबल होगा तो क्या होगा, उसका मोमेंटम वेरिएबल होगा। मतलब ये है कि मास अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, मोमेंटम इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इसको लिखने की जरूरत है नहीं। क्या लिखना है तो बस ये लिख सकते हो, ये वाली लाइन लिख सकते हो, मोमेंटम इंक्रीजेज एज द मास और द वेलोसिटी इंक्रीजेज। ये लाइन और ये लाइन लिख सकते हो दोनों। मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो। है कौन सा? कल जो दिए थे टेस्ट, इतनी जल्दी सब्जेक्टिव है और इतनी जल्दी चेक हो जाएगा? है
पिछली बार का तो हुआ है, कुछ कुछ बाकी है, शायद केमिस्ट्री बाकी है। केमिस्ट्री हो जा रहा है तो फिर आ जाएगा। इसका तो आज मैं कर दूंगा फिजिक्स वाला सेक्शन। उसके बाद पता चलेगा तुम लोगों ने क्या क्या गलतियां की है, फिर अगले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। कैसा था क्वेश्चन, कैसा था? आसान था? है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछा था। और क्या था? है, ज़्यादा टफ तो था नहीं, ठीक ठाक था। अच्छा था। तुम्हारे लिए कैसा था? तुम दे तुम टेस्ट क्यों नहीं देते हो? अरे रे 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 रे, यहाँ पर बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एसएसटी सब था, ये ना दे के खाली बायो देने चली गई। 18 मार्क्स का या 80 मार्क्स का था, और ये कितने का था भाई? 90 मार्क्स का। ये ज़्यादा या वो ज़्यादा? स्कूल इम्पोर्टेंट है? अच्छा अच्छा। अरे वाह। चलो, लिख लिए हो, बड़े आगे। अब अब जो तुमने मोमेंटम अभी देखा, थोड़ा बहुत देखा है, अब मोमेंटम पे सबसे बड़ा चीज ये है, ये सेकेंड लॉ के बारे में कुछ कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो जो भी कहता है वो मोमेंटम से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब ये मोमेंटम से रिलेटेड कैसे है? किसी को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है क्या होता है, या फोर्स का ओरिजिनल डेफिनेशन पता है क्या होता है? मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम नहीं कहते वहां पर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, लेकिन वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कह सकते हो, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह देते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम कहते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर जी कैसे? अब देखो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, या एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, इसका यहां पर क्या है, मास, मास है, मास m है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, वेलोसिटी v1 से इधर की तरफ धक्का दे दिया, कुछ दूर आने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v2, v2 हो गई। मास तो वही सेम चीज है, मास सेम रहना है, मास तो चेंज नहीं होगा अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक आने में कुछ टाइम तो लगा होगा, हाँ, टाइम तो लगा होगा। ठीक, तो अब यहां पर हमें यह देखना है कि मोमेंटम कितना हुआ। मोमेंटम यहां पर क्या, ये क्या है, इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। अब इनिशियल पोजीशन में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बताओगे कितना होगा? मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल पोजीशन पे इसका मास कितना है, m है, और वेलोसिटी कितना है, v1 है। तो इसका पी आई मतलब है इनिशियल मोमेंटम, कितना होगा, m इंटू वी1, और पी एफ कितना होगा, m इंटू वी2। ठीक है, ये इतनी चीजें भी देख लो। अब देखो, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन states that force is directly proportional to the rate of change of momentum per unit time। ठीक है,
न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट द रेट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो यहां पर तो F क्या हो गया, F यहां पर, हेलो हेलो, हाँ, तो F यहां पर क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। तो पी एफ यहां पर क्या हुआ, पी एफ क्या है, एम इंटू वी टू माइनस एम इंटू वी वन बाई टी। इसको यहां लिखता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी टू माइनस एम वी वन डिवाइडेड बाई टी, एम वी टू माइनस वी वन बाई टी। ये समझ में आया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसी को हमने यहां पर लिखा है। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने मोमेंटम लिखा फाइनल, फाइनल कितना है, एम इंटू वी टू माइनस इनिशियल एम इंटू वी वन। अब देखो यहां पर m तो क्या है, सेम चीज, सेम है, यहां भी वहां भी, कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिया, m वी टू माइनस वी वन बाई टी आ गया। अब ये मुझे बताओ कि v2 माइनस वी वन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब यहां पर तुम ये लिख सकते हो, अब यहां पर तुम क्या लिखोगे, एफ एम इंटू ए। ठीक है, और इसको, इसी को हम क्या लिख देते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। इसी को हम एफ इक्वल टू एम ए लिख देते हैं। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं। अब यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है 1 आता है, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला जो साइन है वो हटने के लिए इसका कांस्टेंट आता है 1, इसीलिए डायरेक्ट क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नॉन एज फोर्स। डेफिनेशन भी यहीं से बन जाता है फिर उसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। because a acceleration equal to a equal to change in velocity by time। a equal to v2 minus v1 by t। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स का फॉर्मूला मिल जाता है। और फर्स्ट लॉ से क्या मिल रहा था, डेफिनेशन, और यहां से हमें फॉर्मूला मिल जा रहा है। ये कैसे आया, एफ इक्वल टू एम ए, समझ में आया तुम्हें? तो इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आया था ना तुम्हारे इसमें एग्जाम में, ग्राफिकल मेथड बनाया तुमने, रिवाइज करा के गया था, है गलत हो गया, अरे यार
मैं बोल के गया था क्लास में तुम्हारे कि ये सब तुम रिवाइज कर लोगे, इस बार क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, आएगा जरूर। फिर भी तुम लोगों के कान में ना क्या कहते हैं, वो जू नहीं रहेंगे, ये कहते हैं ना। बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ नहीं, इनफैक्ट हमारे साथ गलत हो रहा है। कौन सा? कौन पूछा था? अच्छा, वहां जो तुमने पूछा था क्वेश्चन सही था, आया? अच्छा, और कौन सा? अच्छा, देखेंगे बाद में, क्लास के बाद। ये समझ में आया है, फिर से बता दूं? हम्म, फिर से एक बार बता देता हूं, देखो क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कह रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये इसका स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। और अगर तुम इसको प्रूफ करो ना, प्रूफ करने के लिए जब लग जाओगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम करोगे, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एफ, ये पी एफ माइनस पी आई। पी एफ क्या है, फाइनल मोमेंटम, और पी आई क्या है, इनिशियल मोमेंटम, वो क्या है, एम इंटू वी वन है। दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एम यहाँ पर कॉमन आएगा, वी टू माइनस वी वन बाई टी आ जाएगा। और हमने पढ़ा है पहले ही, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, क्योंकि ए इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वो लिख दिया। और एफ इक्वल टू यहाँ से हमारा एम ए आ गया। ये यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाता है फोर्स का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? बड़े आगे। अब वही चीज यहाँ भी है, टी एक्स वन एक्स टू जीरो, ठीक है। तो वही है एम वन, ये क्या है, यहां से गाड़ी स्टार्ट हुई थी इधर की तरफ जाने को, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनिशियल मोमेंटम की बात करोगे तो इसका क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी वन वी जीरो है और एम भी, एम तो जीरो होता नहीं, वैसे जीरो लिखा है, टी इक्वल टू जीरो टाइम पर लिखा है इसका, लेकिन एम जीरो होगा नहीं, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो, एक्स मतलब कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है वो है। और यहाँ पर क्या है, टी वन टाइम में एक्स वन डिस्टेंस कवर किया है, वी वन हो गया, और एम इक्वल टू एम ही रहना चाहिए था, वैसे इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक। तो इतनी बात समझ में आ गई। फोर्स क्या कह रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। तो डिफरेंस फॉर्म क्या होगा, एफ इक्वल टू एम वन वी वन माइनस एम जीरो वी जीरो। ये किसी जीरो टाइम की बात किया इसीलिए ऐसा लिया, टी वन माइनस टी जीरो, जो यहाँ पर उन्होंने टी जीरो लिया जीरो टाइम पे, मतलब इनिशियल टाइम पे उन्होंने जीरो टाइम माना, हमने कुछ और माना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विद कांस्टेंट मास एम, एफ इक्वल टू एम, कांस्टेंट अगर मास है तो एम क्या होगा, बाहर आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर बाहर किया था, एम को बाहर आ गया, कांस्टेंट मास माना तो। उसके बाद वी वन माइनस वी जीरो अपॉन टी वन माइनस टी जीरो। तो यहाँ पर फोर्स क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन वगैरह बहुत सारा होता है, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह होता है, तुम डेली लाइफ में बहुत सारे इसका एप्लीकेशन करते हो। जैसे कैच पकड़ने में, जब कैच पकड़ते हैं ना, कैच पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे करते हैं। पीछे क्यों करते हैं, उसका मोमेंटम कम करने के लिए। अगर मोमेंटम कम करेंगे ना तो हमें चोट कम लगेगा। हो कैसे, देखो कैसे, एक बात बताओ, जब हम ऐसे कैच पकड़ते हैं या ऐसे भी कैच पकड़ते हैं, अगर डायरेक्ट हम यहीं पर हाथ रखें तो मोमेंटम ट्रांसफर तो होगा नहीं, मोमेंटम में चेंज तो कोई नहीं आया, जितनी स्पीड से आया, जितना मास था उसी में धड़ाम से लगेगा तुम्हारे हाथ पे। अगर हम इसको पीछे करते धीरे धीरे इसका मोमेंटम क्या होता है, कम होता है, और वही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले यहां पर m बॉल का मास इनटू इसकी जो वेलोसिटी उस टाइम पे रही होगी, अगर वो तुम्हारे हाथ पर डायरेक्ट टकराया,
टाइम तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा मोमेंटम चेंज करने के लिए, डायरेक्ट टकरा ही गया तो चोट ज्यादा लगेगा। तो धीरे धीरे जब हमने उसको पीछे किया ना तो टाइम कुछ लगा उसको, उसकी वेलोसिटी को कम करने में। वेलोसिटी को कम करने में जब टाइम लगेगा तो वही तो यहाँ पर ये टाइम है, वही तो ये टाइम है। पहले मान लो कि 10, यहां पे बताता हूं, मान लो कि वो बॉल है, मान लो 100 ग्राम का बॉल है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से आया तुम्हारे हाथ में। जब तुम्हारे हाथ में इधर से आ रहा था, इसको छोड़ो, इधर नहीं, 100 ग्राम ये इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां मान लो तुम्हारा हाथ है, ठीक है, यहां तुम्हें कैच पकड़ना है इसको, तो क्या करोगे, हाथ को तुम पीछे खींचते हो। अगर मान लो कि नहीं खींचा तो क्या हो गया, तो मास तो उसका वही रहना है, मास तो वही रहेगा और तुम्हारे हाथ में भी आके टकराएगा, हाथ में आके टकराएगा 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, टकराएगा। तो यहां पर जिस टाइम इंपैक्ट हुआ उसका मास 100 ग्राम, हाँ, वेलोसिटी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अचानक से तुम्हारे हाथ में इंपैक्ट हुआ तो मोमेंटम इसका कितना हो गया, 100 ग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, 1 होगा, नहीं होगा, मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू वी, m कितना है 100 ग्राम अपॉन 1000, नहीं, अरे केजी में कन्वर्ट नहीं करोगे, करोगे ना, अरे एसआई यूनिट जब होता है केजी तो मास का, तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा केजी में, तब ये आएगा केजी में, केजी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 2 जीरो गया, 1 जीरो गया, कितना आया, 1 केजी मीटर पर सेकेंड। तो इतना मोमेंटम आएगा, ठीक है, इतना मोमेंटम लगा। और इतना ही अगर मान लो कि 1 सेकेंड का ही क्या हुआ, 1 सेकेंड में ही इंपैक्ट हुआ, तो 1 से डिवाइड कर लो, कितना हुआ, फिर भी उतना ही रह गया। अगर मान लो कि तुमने हाथ को खींचा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मान लो हाथ को जब खींचोगे तो खींचने के क्रम में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां आया, और इसकी वेलोसिटी कम करके तुमने कितना कर दिया, 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया, मास तो वही रहेगा। तो पीछे खींचने में कुछ टाइम तो लगा होगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी, 1 सेकेंड मान लेते हैं, यहां से यहां तक में t = 1 सेकेंड लगा, ठीक है। अब यहां पर इसका जो पी आई है वो कितना है, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 100 ग्राम का ही था, इंटू 10, 1000 कितना हो गया, 1। और इसके बाद फाइनल कितना हो गया, पीएफ कितना हो गया, 100 अपॉन 1000 इंटू 5, कितना होगा, 2 जीरो गया, 1/2 केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऐसा हुआ। तो अब बताओ फाइनल मोमेंटम कम हुआ, मोमेंटम कम हुआ, हाँ। अब यहां पर F क्या होता है, पीएफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। पीएफ कितना है, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -5 न्यूटन, ये आ जाएगा। पहले कितना था, पहले इनिशियल कितना था, इनिशियल अगर पी इनिशियल की बात करोगे 100 इंटू 1000 इंटू 10 तो कितना आएगा, 1 ही था, 1/1 करोगे तो एफ भी आएगा तुम्हारा 1 ही न्यूटन, एफ आएगा यहाँ पर 1 न्यूटन, और यहाँ भी 1 न्यूटन, 0 4 0, और यहाँ नेगेटिव में आ रहा है तुम्हारा,
ठीक है, तो तुम्हारा फोर्स यहाँ नेगेटिव आ गया, तो मतलब फोर्स का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा तुम्हारे हाथ पे। 1/PF1/2। अच्छा अच्छा, ये 5 और 10 मैंने कहाँ से लिख दिया था फिर? अच्छा अच्छा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा? 2 माइनस 1/2, यही होगा। 2 माइनस 1/2, ये तो 1 है, ये 1/2 इक्वल टू 0.5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना? ना वो नहीं लिखना है, वो ऐसे बता रहा था मैं किस तरह से मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो अब आगे ये वाला समझ में आया, हाथ खींचने से क्या होता है? मोमेंटम। अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच, बिकॉज क्या करने के लिए? इंक्रीजिंग द टाइम टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए क्या करता है वो? टाइम ज्यादा लगाता है। एक इम्पल्स करके भी आता है, वो भी बताऊंगा जो तुम्हें और इसको क्लियर करेगा। अब है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो अभी बता ही दिया था, F इक्वल टू ma होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ दो चीजें हैं, एक ये बड़ा सा बस या कोई ट्रक मान लो, और हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉल है, और छोटे से बॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों का अलग अलग चीज है। अब यहाँ पर देखो एक चीज कैसे कैसे लिखा है, F लिखा है, F लिखा हुआ है बड़ा सा m इंटू ए। यहां पर बड़े से m लिखने का क्या मतलब है? मास ऑफ ट्रक बहुत ज्यादा है, और यहां पर छोटा सा बॉल है, अगर छोटे से बॉल पे हम अगर सेम फोर्स लगा दें तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा एक्सेलरेशन। अब देखो एक चीज थोड़ा सोचो, मैं फोर्स मान लेता हूं कांस्टेंट है 10 न्यूटन का, और दो ऑब्जेक्ट रखते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक है m1 इक्वल टू 10 kg, ठीक, और m2 इक्वल टू है 1 kg। ठीक, तब मुझे यहां पर बताओगे एक्सेलरेशन a1 कितना होगा? a1 कितना होगा? a इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। F इक्वल टू क्या होता है? ma ना, तो a इक्वल टू क्या होगा? F/m, यही होगा ना। तो यहां पर क्या होगा? F/m1। तो F कितना है? 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा। तो इस केस में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अगर हमने फोर्स कांस्टेंट रखा है तब, मास हमने m1 ज्यादा लिया है, तो एक्सेलरेशन क्या आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में हम क्या करते हैं? निकालते हैं a2, यहां से कितना आएगा? F/m आएगा, तो m2 ये कितना होगा? 10 डिवाइडेड बाई 1, कितना आया ये? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ यहां पर किसका एक्सेलरेशन ज्यादा आया? कम मास वाले का या ज्यादा मास वाले का? है? कम मास वाले का एक्सेलरेशन क्या आया? ज्यादा। फोर्स हमने सेम लगाना है, इस ट्रक पर भी हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है, और इस छोटे वाले बॉल पर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है। ठीक है, अगर हमने दोनों पर 10-10 न्यूटन के फोर्स लगाए तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है? जिसका मास कम है। जिसका मास कम है उसका क्या हुआ? एक्सेलरेशन ज्यादा आया, और जिसका मास ज्यादा था उसका एक्सेलरेशन कम आया है। इससे क्या समझ में आया? कि जो ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है
जो ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है उसको उसका उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसका जो मोमेंटम होगा ज्यादा होगा या कम होगा। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है मोमेंटम का। अगर हमने ज्यादा मास वाले को और कम मास वाले को दोनों पे सेम फोर्स लगाया तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जिसका मास कम होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा। अच्छा, एक चीज कह सकते हैं, अगर ज्यादा एक्सेलरेट हुआ तो क्या मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर होगा? अगर ज्यादा एक्सेलरेट हुआ, मैंने अभी क्या बोला कि एक छोटा ऑब्जेक्ट है कि बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने छोटे ऑब्जेक्ट पर और बड़े ऑब्जेक्ट पर दोनों पे सेम फोर्स लगाया, ठीक है, सेम फोर्स लगाया, तो हमने ये देखा कि जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट था उसका वो क्या हुआ, ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ज्यादा एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा? हम्म, बताओ, ज्यादा होगा। अगर हम, यहां तो मैंने नहीं बोला कि मास कांस्टेंट रखा है। अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, एक 10 kg का ऑब्जेक्ट था, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट था। एक 10 kg ऑब्जेक्ट को मैंने 1 मीटर पर सेकेंड से भेजा था और 1 kg वाले को 10 मीटर पर सेकेंड से भेजा था। दोनों का मोमेंटम कितना आया? सेम आया। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में तुम्हारा क्या होगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। अगर मान लो किसी का बहुत ज्यादा मास है और वो 1 मीटर पर सेकेंड से ही आ रहा होगा तो बताओ उसका मोमेंटम तो ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। इस पर भी डिपेंड करता है कि मास कितना है। अगर उसका मास बहुत कम होगा तो वेलोसिटी भले उसको आगे ले जाएगा, लेकिन जिसका मास ही बहुत ज्यादा है और वेलोसिटी कम है तो क्या होगा, उससे ज्यादा या उससे बराबर नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, अगर ये कह देना भाई एक चीज कांस्टेंट है, मान लो कि किसी का मास कांस्टेंट है, तब अगर अलग अलग वेलोसिटीज की बात करता है तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होगा तब P इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी होगा। मास तो कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंडेंट होगा, v पे। जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। ठीक है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास पर डिपेंड हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मैंने बता दिया था, लिखा दिया था, प्रूव करके दिखा दिया कि F इक्वल टू ma आता है। ठीक, ये सब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहां द सेम फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्जर मास corresponding a smaller acceleration, सेम फोर्स लग रहा है लार्जर मास पर, ठीक है, उसके corresponding acceleration किसका ज्यादा किसका कम समझा दिया। अब है इम्पल्स। इम्पल्स बायोलॉजी में कहीं कहीं तुम लोगों ने सुना होगा। अच्छा, पल्स सुने हो, पल्स तो टॉफी होता है शायद ना। अच्छा, टॉफी भी होता है। अच्छा। हम्म, पल्स क्या होता है, पल्स रेट होता है। हाँ, पल्स रेट का मतलब क्या हुआ, हार्ट बीट। हार्ट बीट से पल्स रेट का क्या लेना देना है, लेना देना है बीपी, बीट पर मिनट। अच्छा, पल्स रेट का मतलब कि ब्लड सर्कुलेट जो कर रहा होता है ना, उसी को हम पल्स रेट कहते हैं शायद। यहाँ जब टच करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि पल्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मेरा तो अभी रुका हुआ है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये कब पता चलेगा कि रुका हुआ है? हैं, वाइब्रेशन फील नहीं होगा तो। अच्छा, ठीक है, तो अब बात करते हैं इम्पल्स के बारे में। तो इम्पल्स क्या होता है, नाम सुना पहले इम्पल्स का? कभी नहीं सुना? देखो,
अभी कैच जब कर रहे थे, कैच के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब बॉल आई हाथ में, तो बॉल आते ही तुम्हारे हाथ पर एक इम्पैक्ट होता है ना, इम्पैक्ट होता है, फोर्स एग्जर्ट होता है हमारे हाथ पे। तो वो कितने सेकंड के लिए हुआ, कितने सेकंड के लिए हुआ, वो फोर्स कहलाता है, सॉरी इम्पल्स कहलाता है। ठीक है, तो इम्पल्स होता है, इम्पल्स it is the product of force and time। हाँ हाँ हाँ। अब ये टाइम कौन सा है देखो, जैसे मान लो ये क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, अरे यार, हाँ जैसे मान लो कि एक बॉल को मैंने इस तरह से एक दीवार से टकराई, ये वॉल है, it's not the VF VI plus 80 that kills you, it's, अरे भाई साहब इतना लेट कहाँ थे आप, हैं कैंप से, कौन सा कैंप, क्रिकेट कैंप चल रहा था, कहाँ पे, तुम खुद प्लेयर थे क्या उसमें, अच्छा तुम तो ऐसे में लग रहे बॉलर हो, बॉलर हो या बैट्समैन हो, बॉलर या बैट्समैन हो, बैट्समैन हो, अरे वाह, कितना रन मार के आए हो आज, प्रैक्टिस में रन नहीं मारना होता है, अच्छा नेट प्रैक्टिस चल रहा था, अच्छा बताओ, प्रैक्टिस करने के लिए ना क्लास छोड़ दे रहा है। अब देखो इम्पल्स, देखो यहां पर समझने की कोशिश करना क्या होता है, यहां देखो एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं ना, हिट करा रहे हैं एक वॉल से, इसका मास m है, ठीक है, टाइम देख रहे हो कितना हुआ, इतना लेट कहाँ है, हो गए थे, अच्छा ये क्या है, हाँ कौन वो गिर रहा है, ये एक बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल है, बॉल और ये वॉल है, इसे हिट कराया मैंने, वॉल है। अब देखो यार ये तो सिंपल सी एक बात है कि हाथ, हाथ रखो, कैच आ रहा है ना, कैच जब आएगा तो हमारे हाथ पे हिट करता है ना, हमारे हाथ पे हिट करता है तो कितने सेकंड तक तुम्हारे हाथ के कांटेक्ट में रहा, ठीक है, और उस सेकंड, उस मोमेंट पर फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ तुम्हारे हाथ पर और कितने सेकंड तक एग्जर्ट हुआ, ठीक है, वो फोर्स और ये टाइम का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने तुम्हें ऐसे मारा, ठीक है, जोर से मारा, तुम्हें फोर्स का इफेक्ट महसूस हो, अगर मान लो कि मैंने बहुत जोर से मारा और तुरंत हटा लिया, ठीक है,
1 सेकेंड तक मैं रखा, उसके बाद हटा लिया, हाँ, तो उस टाइम पे तुम्हारे बॉडी पर जितना फोर्स लगा और उस 1 सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या होगा, इम्पल्स होगा। ठीक है, या नहीं तो मान लो कि किसी पे फोर्स लगा रहे हो, लगा के रखे हुए हो, लगा के रखे हुए हो, ठीक है, वो फोर्स कितना लग रहा है और कितने सेकंड तक लगा, कितने सेकंड तक उस ऑब्जेक्ट पर लगा, कितने टाइम तक उस ऑब्जेक्ट पर लगा, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इम्पल्स होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, यहां से बॉल आया, इस पे हिट किया, कितने सेकंड तक हिट किया, तो ये जो बॉल आया तो इस पे मोमेंटम ट्रांसफर हुआ, तो फोर्स लगेगा इस वॉल पे, तो वही फोर्स और कितने सेकंड तक इसको हिट करके रखा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या 1 सेकंड जो भी है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। तो यहां पर इम्पल्स इक्वल टू क्या होगा, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा। इट्स, पता नहीं, दैट किल्स यू, इट, होगा ना, फोर्स का क्या होता है, और टाइम का बस वही होता है। अच्छा, नीचे कुछ लिखा तो है। कल क्या था, संडे था तो नहीं बना दिया गया, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, हाँ, क्या हुआ, kills you, it's the F equal to m डेल्टा v बाय डेल्टा t, ये लिखा हुआ है, the F equal to m into डेल्टा v बाय डेल्टा t। कह रहा है इट इज नॉट द वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी दैट किल्स यू, इट्स द एफ इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सिंपल भाषा में बोले तो अगर मान लो तुम कहीं से गिर रहे हो ना, ये जो तुम गिरोगे तो यहां से तुम सिर्फ ये फाइनल वेलोसिटी नहीं निकालोगे, क्योंकि कि हाँ मैं गिरूंगा फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये तुम्हें मारने के लिए काफी होगा। क्यों, क्योंकि ये जो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा ना, वो कितना होगा, m इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब है इनिशियल तुम्हारी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी, दोनों का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो क्या आएगा, फोर्स आएगा। वही चीज वहां पे है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा और ज्यादा फोर्स लगेगा तो तुम ऊपर पहुंच जाओगे, वही चीज कह रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अब थोड़ा सा रिलेट करते हैं चीजों को। इम्पल्स इक्वल टू, अभी तुमने देखा फोर्स इंटू एफ इंटू टी, एफ इंटू टी देखा,
एफ अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, एफ अभी अभी हमने क्या पढ़ा था एम में, उससे पहले क्या देखा हमने, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम देखा। तो हम वही चीज यहां पर लिखते हैं, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी इंटू टी। टाइम टू टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम टू टाइम कैंसिल आउट हो गया। तब यहां से नया हमारा इंपल्स क्या बन के तैयार हो गया, पी एफ माइनस पी आई। तो ये भी एक नया चीज है। अगर हम इंपल्स की बात करते तो वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, ये समझ में आया। इंपल्स इक्वल टू हमने क्या देखा, फोर्स इनटू टाइम होता है, इसको ऐसे ही लिखा। और फोर्स अभी अभी हमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो इंपल्स क्या बन गया हमारा, चेंज इन मोमेंटम, बस पर यूनिट टाइम नहीं। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। लिख लिया, ये हो गया। बड़े नहीं बड़े क्यों, डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट। डेफिनेशन तो अभी अभी हमने देख लिया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। क्या देखा, क्या देखा डेफिनेशन में, फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोशन force is defined as वो बच्चा वाला डेफिनेशन है, अब थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां से F इक्वल टू हमने देखा था F इक्वल टू ma होता है। तो यहां पर इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट F इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसी को हम क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन फोर्स का डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया था। इसका सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में जो रिलेशन होता है, 1 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये पहले बता दिया था। हैं, क्यों रहने दे, खत्म कर देता हूं इसको। एक तो तुम लोग लेट से आओ, ऊपर से मुझे ही कह दो पहले छोड़ने। हाँ हाँ, डिफाइन एज फोर्स इज डिफाइन एज तुम्हारी मर्जी, नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि ये फोर्स का डेफिनेशन पहले लिखा दिया और ये चीजें पहले भी बताया हुआ है, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है। बड़े
है फर्स्ट लॉ, वहां पे फोर्स की बात करते हैं, वहां बताया था फोर्स जीरो, रेस्ट एंड मोशन, ये सारी चीजें। उसके बाद तो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ के बाद तो खत्म ही है, चीजें खत्म ही कर देता हूं। उसके बाद थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? हाँ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तुम्हारी दोस्त है, अंधी है। इफ द चेयर वुड नॉट हैव exerted a force, the chair would collapse, would never be able to, पता नहीं क्या लिखा है आगे। तो ये सोच रही है बैठे बैठे, अगर ये चेयर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? चेयर कोलैप्स हो जाएगा। है? क्या छोड़ दें? ठीक है, तो ये क्या बैठे बैठे क्या सोच रही है? द चेयर वुड नॉट हैव एग्जर्टेड अ फोर्स, अगर चेयर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा तो वो कोलैप्स हो जाएगी। जैसे तुम जहां पर बैठे हो, बेंच पर बैठे हो, अगर बेंच तुम्हारे ऊपर फोर्स ना लगाए तो तुम सोचो क्या होगा? क्या होगा? तुम नीचे गिर जाओगे, है? धर्म से गिर जाओगे नीचे, है? ऐसा होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? तुम तो फोर्स लगा ही रहे हो, तुम फोर्स लगा रहे हो और तुम्हारे ऊपर भी तो फोर्स लग रहा है। मैं इस पर खड़ा हूं, मेरा वेट ये झेल रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर उतना ही वेट का, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। इसीलिए जितना मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं उतना ही मेरे ऊपर ये फोर्स लगा रहा है। तो जितना मैं एक्शन में फोर्स लगा रहा हूं उतना ही रिएक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो एक ऐसे लो मारो किसी वॉल पे, पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये गार्जियन के देखरेख में करना, मेरे देखरेख में नहीं करना। ठीक है, चलो। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन इट स्टेट्स दैट every action has equal and opposite reaction। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो ये इसका मास m है, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इसे बेंच पर फोर्स, इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा हो नीचे की तरफ mg, तो ये बेंच भी क्या करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बोलो हाँ। जबरदस्ती तुमको बोलवाना पड़ता है कि हाँ। तो जितना ये mg लगाएगा उतना ही ये इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स बताया था क्या होता है? कैसे नहीं लगाएगा? अच्छा, ये दीवार भी नॉन लिविंग, इसको मार के देखो, नहीं फोर्स नहीं लगाएगा। तो वही तो फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? mg नीचे लगा तो उतना ही क्या होगा? ये न्यूटन, उतना ही जितना न्यूटन का फोर्स ये नीचे की तरफ लगाएगा ये ऑब्जेक्ट,
इस टेबल पर, उतना ही न्यूटन का फोर्स ये ऊपर की तरफ टेबल लगाएगा इस ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, यहां पर होगा N इक्वल टू M इंटू जी, और ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ लगा रहा है इस टेबल पर, और टेबल जो है ऊपर की तरफ लगा रहा है इस ब्लॉक पर। ठीक, ये क्या कहलाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहलाता है। एक्शन रिएक्शन पेयर। चलो, टेबल है ये। अब देखो, ब्लॉक exerted a force on table in downward direction. Downward direction and also same amount of force exerted by the block the table in table upward direction. Block exerted a force on table in downward direction and also same amount of force exerted by the table on the block in upward direction. ये क्या है, अरे थोड़ा सा बाकी है, इसको खत्म ही कर देता हूं ना। फोर्स exerted by table, force exerted by ब्लॉक अपवार्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, लिखो ना, मैं तो चाह रहा हूं तुम लिखो। जल्दी लिखो। बगल वाली क्लास से। हम्म हम्म हम्म। तुम्हारी नहीं है एसएसटी आज? यस सर, मजा आ गया, याद रखो।
वाह, वाह, 45 सेकेंड्स तुम्हारा हो गया। गुड। अब मुझे लगता है हो गया होगा, जो भी बच गया होगा आसपास वालों से देख के लिख लो। अब देखो ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स कहता है अकर साइमल्टेनियसली। ए, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या कहता है, अकर्स साइमल्टेनियसली। इसका मतलब समझ रहे हो, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। जो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, एक साथ लगता है। अगर मैंने यहां पर फोर्स लगाया ना, यहां एक साथ लगेगा मेरे ऊपर भी और इस टेबल के ऊपर भी। यहां मैंने लगाया, यहां एक साथ लगा, इस हाथ के ऊपर भी, इस हाथ के ऊपर भी। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली लगता है, एक साथ लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इन अपोजिट डायरेक्शन एक्स अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन पर। ठीक है, जैसे इस पर अगर तुम इधर की तरफ फोर्स लगाओगे ना, ये भी तुम्हारे ऊपर इधर की तरफ ही फोर्स लगाएगा। अगर तुम इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, ये तुम्हें ऊपर की तरफ इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सेम डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगता है। ठीक, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है। सेम ऑब्जेक्ट पर कभी ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स नहीं बनता है। ये जो कहोगे कि सेम ऑब्जेक्ट, मेरा ही बॉडी मेरे पे एक्शन रिएक्शन पेयर करके फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, नहीं करना है कट कट। हाँ, ठीक है। तो सेम ऑब्जेक्ट पर कभी भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनता है, हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर बनेगा। जैसे तुम किसी और पर लगाओ तो उतना ही फोर्स तुम्हारे ऊपर लगेगा। ये जो कहोगे कि तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर करके फोर्स लगा रहा है, तुम भी लगा रहे हो अपनी बॉडी पर, यानी कि हाथ से, इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम नेचर, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और नेचर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हो एक्शन रिएक्शन पेयर करके, और इसके सारे पॉइंट्स लिख लो इस तरह से करके। बना लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। एक्शन रिएक्शन पेयर करके लिख लो इसको, इसको छोड़ो, बस ये हो गया, खत्म है। बस 5 मिनट और ले लो। जल्दी करो, 1 घंटे 8 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा, अगली क्लास में अगली पीपीटी खत्म। स्पीड है, अरे एक क्लास का ही तो है ये पीपीटी, वो भी 1 घंटे का भी नहीं, 50 मिनट का था। मैं इसको 1 घंटे 8 मिनट ले गया हूँ, और भी 5 मिनट चलेगा, तो लंबा ही हुआ। हो गया, बाकी है, बाकी है। छोटे लाल कहाँ रह गया, छोटे लाल नहीं आया आज। अच्छा, हो गया तो बड़े आगे। चलो आगे देख लो।
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखो, जैसे ये बालक क्या कर रहा है, इस वॉल पर धक्का लगा रहा है F1, तो इसके हाथ पर भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही अमाउंट का फोर्स लगेगा और सेम डायरेक्शन में लगेगा, साइमल्टेनियसली लगेगा। अब ये नहीं कि अभी मैंने इस वॉल पे धक्का लगा दिया तो उसके 5 मिनट के बाद मेरे ऊपर फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम पर जब मैंने फोर्स लगाया उसी टाइम पर मेरे ऊपर भी फोर्स लगेगा, सेम डायरेक्शन में होता है। फोर्सेस ऑलवेज कम इनटू पेयर्स, यू पुश ऑन अ वॉल, द वॉल ऑल्सो पुशेस बैक टू योर हैंड्स। ठीक है, तो जब तुम फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पर उसी टाइम पे तुम्हारे ऊपर भी उतने ही अमाउंट का फोर्स लगेगा जितने अमाउंट का तुम फोर्स वॉल पर लगा रहे हो। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद ये है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। जैसे ये गन है, गन भी क्या करता है, जब हम गन को फायर करते हैं तो तुमने देखा नहीं होगा या फिर देखा भी होगा मूवीज में क्या होता है ना, जब गन फायर करते हैं तो जो बड़ी वाली गन होती है उसको यहां पर होल्ड करके रखते हैं। जो बड़ी वाली गन होती है उसको हम यहां पर हमेशा होल्ड करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गन फायर करते हैं ना तो बुलेट जब जाती है तो बुलेट क्या करती है ना, पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, स्प्रिंग जो लगा रहता है, स्प्रिंग जैसे उसको आगे की तरफ फोर्स लगा के भेजता है तो वो बुलेट भी क्या करते हैं, पीछे की तरफ गन पर फोर्स लगाती है, जिसके कारण से क्या होता है हम यहां पर होल्ड करके रखते हैं। अगर होल्ड ना करे ना, सीधा यहां से मारना शुरू करे तो पता चला बुलेट तो गई आगे और हम गिर गए धड़ाम से पीछे। या नहीं तो अगर छोटी वाली गन होती है उसको चलाने के लिए हमेशा हाथ को ना टाइट रखना पड़ता है। अगर टाइट नहीं रखोगे ना हाथ फाड़ देगा तुम्हारा। तो इसके लिए ट्रेनिंग, पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि गन्स कैसे चलानी है। जो आर्मी लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, इधर तो एक्शन आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, इधर रिएक्शन दिखा रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है, रिकॉइल फोर्स ऑन द गन। जैसे गन इधर की तरफ आया, गन फायर किया बुलेट को, तो इधर की तरफ क्या हुआ, फोर्स लगेगा, फोर्स बुलेट पर लगा। ठीक है, और इधर की तरफ क्या है, ये गन पर लगने वाला फोर्स है। तो सबसे पहले क्या हुआ, बुलेट ने क्या किया, गन पर फोर्स लगाया, उसके बाद नहीं, सबसे पहले गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया, भाई तुम जाओ आगे। ठीक है, तो बुलेट ने गन पर फोर्स लगाया आगे की तरफ, ये क्या हुआ, एक्शन। फिर इस बुलेट ने इस गन पर पीछे की तरफ फोर्स लगाया, वो रिएक्शन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, ये गन ने क्या बोला, भाई तुम जाओ। फिर बुलेट ने कहा ठीक है ले मैं जाता हूं, दे दिया धक्का पीछे की तरफ, वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद जैसे इसने मुक्का मारा, मुक्का मारना क्या हुआ, एक्शन। इसके हाथ पर भी तो लगा होगा उल्टा, रिएक्शन। उसके बाद जैसे ये भाई साहब है, पानी में नाव था, नाव से कूद रहा था, तो पानी से जब नाव से जब कूदेगा आगे की तरफ, तो इसका पैर क्या करेगा, पीछे की तरफ नाव को धक्का देगा, तभी तो ये आगे जाएगा ना। पीछे की तरफ एक्शन हुआ और ये आगे रिएक्शन हुआ, आगे की तरफ वो कूदा। ठीक, ये सब छोड़ दो, ज्यादा इसको नहीं देखना है। ये भी वही चीज है, जैसे ये नाव से कूद रहा था, इधर की तरफ क्या हुआ, ये इधर तो अपना एक्शन दिया और इसका पैर इधर रिएक्शन दिया। ठीक, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहीं पे खत्म हो जाता। जो भी क्वेश्चंस वगैरह है हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक, चलो थैंक यू। बहुत लंबी क्लास हो गई, इसको थोड़ा पढ़ लेना, मोमेंटम वगैरह देख लेना।